नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। आज 15 मार्च 2024 है, यानी 15 मार्च बोले तो मान्यवर कांशीराम साहब का जन्म दिवस। वही कांशीराम साहब जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, जिन्होंने वामसेप बनाया, जिन्होंने DS4 बनाया, जिनको बहुजन नायक मान्यवर साहब कांशीराम भी कहा जाता है। आज पूरे देश भर में उनके चाहने वाले, उनके अनुयायी, उनको मानने वाले, उनके शिष्य, उनके शागिर्द मान्यवर साहब कांशीराम का जन्म दिवस धूमधाम से मना रहे हैं। मैं थोड़ा सा कांशीराम साहब के जन्म दिवस पर आज चर्चा करना चाहता हूं। जो लोग अंधभक्ति में डूबे हैं और फूले अम्बेडकरी आंदोलन को नहीं समझते हैं, वो इस वीडियो से थोड़ा सा दूरी बना लें, क्योंकि मेरी बात कुछ कड़वी लग सकती है। मान्यवर साहब कांशीराम ने सरकारी नौकरी छोड़ी और वामसेप बनाया। वामसेप बनाते वक्त उन्होंने इस देश के SC ST OBC सरकारी कर्मचारियों को एक बैनर तले लेकर के आए और उनके हकों की लड़ाई लड़नी मान्यवर साहब कांशीराम ने शुरू की। और उसके बाद में जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हजारों किलोमीटर साइकिल से इस देश को नाप दिया, इस देश में प्रचार प्रसार किया और बहुजन यानी SC ST OBC और माइनॉरिटी, इस देश का 85% बहुजन समाज उसको इकट्ठा किया, जो टुकड़ों में बटा हुआ था। 6743 जातियों में बटा हुआ था। मान्यवर साहब कांशीराम ने बुलंदशहर की एक रैली में कहा था कि इस देश के बहुजनों को मनुवादियों ने कीमा बना दिया, इतनी जातियों में बांट दिया है। मैं उस कीमे में फेविकॉल मिलाकर के एक बॉल बनाना चाहता हूं और उस बॉल को मैं देश के किसी भी कोने से फेंकूं तो वो दिल्ली की लोकसभा में जाकर के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। मतलब साफ था कि मान्यवर साहब कांशीराम इस देश के बहुजन समाज को, मेरी बात को समझना, कि बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना चाहते थे, किसी एक व्यक्ति को नहीं। जो लोग आज एक व्यक्ति के लिए नारे लगाते हैं वो कांशीराम साहब के अनुयायी नहीं हो सकते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। तो यानी कि पूरे समाज को हुक्मरान बनना है। पूरे समाज को हुक्मरान बनना तो पूरा समाज प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, MP MLA भी नहीं बन सकता है। तो फिर हुक्मरान बनने का मतलब क्या है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को मान्यवर साहब कांशीराम ने आगे बढ़ाया और उन्होंने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में 4-4 बार सरकार बनाई। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो कथन था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, तुम्हें इस देश का हुक्मरान बनना है, तो हुक्मरान बनना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बनना तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ उस देश के सिस्टम में अपने आप को लाना था जहां हुक्मरान यानी आपको DM बनना था, SP बनना था, SSP बनना था, उद्योगपति बनना था, आप सचिव बनना था, मंत्री बनना था, मुख्यमंत्री बनना था, इस देश के संसाधनों पर कब्जा करना था। और वो तब होता तब आपकी शिक्षा बेहतर होगी, तब आपके पास रोजगार होगा, तब आपके पास में पैसा होगा, तब आपके पास में खाने के लिए अन्न होगा। और ये सरकार नहीं करेगी तो कम से कम इस देश के अम्बेडकरवादियों को अपने उत्थान के लिए इतना काम जरूर करना चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो कथन था और कांशीराम साहब ने जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को आगे बढ़ाया, वो शायद इसीलिए बढ़ाया। और कांशीराम साहब कहा करते थे कि वोट से लेंगे CM PM और आरक्षण से SPDM। तो SPDM और CM और PM का जो सपना था वो कितना साकार हुआ है, कांशीराम साहब के 90वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल लेते हैं। मान्यवर साहब कांशीराम ने जब साइकिल से पूरे देश को नापा और बहुजन समाज की तमाम उन बिखरी हुई जातियों में राजनीतिक चेतना जगाई और उनको एक मंच पर लाने का काम किया, उस समय संसाधन नहीं थे। कांशीराम साहब के पास में साइकिल और उनके शिष्यों के पास में साइकिल, और वामसेप ने जो थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके दिया था, उस पैसे से बहुजन समाज पार्टी की स्थापना और साइकिल रैली नीले झंडे के साथ निकाली जाती थी। आज क्या कारण है कि मान्यवर साहब कांशीराम एक साइकिल से और थोड़े से चंदे से मूवमेंट को खड़ा कर गए और आज हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति बहुजन समाज पार्टी के पास में, हजारों गाड़ियां, 4 व्हीलर, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज जैसी सुविधाएं और आधुनिक युग में तमाम टेलीफोन, मेल, फीमेल, ईमेल, सब कुछ है। 1 मिनट में पूरे बहुजन समाज के पास मैसेज भेजा जा सकता है। तो क्या कारण है कि कांशीराम साहब का सपना बिखर गया है? जिस कांशीराम ने देश में गरीबी, गुर्बत, कम संसाधनों को झेलते हुए बहुजन समाज के अंदर हुक्मरान बनाने की और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फूले, कबीर, नानक, रैदास की वैचारिकी के बीज को बोया, आज वो संसाधन सबसे ज़्यादा
बहुत ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी के पास है और हम उन संसाधनों का लाभ उठाते हुए बहुजन समाज को पिटने से और मान्यवर साहब कांसीराम के सपने को मजबूत नहीं कर रहे हैं और समाज को पिटने से नहीं बचा रहे हैं। आखिरकार कारण क्या है, मैं थोड़ा सा इसकी गहराई पर नज़र डाल लेता हूँ। वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बैनर तले, अब आप कहेंगे कि मैं राहुल गांधी को यहाँ क्यों बीच में लेकर के आ रहा हूं, तो वो अभी आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी जिनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी, जिनकी दादी प्रधानमंत्री रहीं श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके नाना जी जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे और उनकी माँ सोनिया गांधी को 2-2 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी थाली में परोस करके दी गई, लेकिन उन्होंने दोनों बार मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया। यानी जिनकी आज भी कई राज्यों में सरकार चलती है कांग्रेस की और जिनके घर में 3-3 4-4 प्रधानमंत्री रहे हों, जिनकी पार्टी के 4-4 5-5 प्रधानमंत्री रहे हों, वो राहुल गांधी देश के रोड पर है। कभी मणिपुर से मुंबई तक 6713 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और कभी इससे पहले हजारों किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा। आखिर कारण क्या है? कांसीराम साहब की साइकिल यात्रा और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में क्या समानता है? जब मान्यवर साहब कांसीराम साहब को ये लगा कि इस देश का मनुवादी मीडिया तुम्हारी नहीं सुनेगी तो मुझे अपने लोगों तक खुद पहुंचना है, तो कांसीराम साहब ने साइकिल उठाई और वो सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन, जैसा उन्होंने कहा कि आर्थिक उन्मूलन, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को मजबूत करने के लिए कांसीराम साहब निकले और वो देश के कोने कोने में बसे इस देश के SC ST OBC समाज तक पहुँचे और उनको याद दिलाया कि तुम इस देश के बहुजन हो और तुम्हारे पुरखे बुद्ध कवि नानक रैदास हुआ करते थे, अशोक के वंशज हो, तुम्हें हुक्मरान बनना है। आज जब राहुल गांधी को ये लग रहा है कि देश का मनुवादी गोदी मीडिया हमारी नहीं सुनेगा, वो एक खास मनुवादी सिस्टम को मजबूत करने में लगा है, तो ऐसे में राहुल गांधी ने 1 बार नहीं बल्कि 2-2 बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है। तो मैं कह सकता हूं कि वही बात जो कांसीराम साहब अपनी साइकिल यात्रा के माध्यम से देश के बहुजनों को जगाने के लिए करते थे कि आप जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, वही बात आज राहुल गांधी कह रहे हैं 5 न्यायों में, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय और नारी न्याय। 5 न्याय में खास तौर से उन्होंने जो कहा है कि इस देश का में जातिगत जनगणना होनी चाहिए और इस देश का एक्सरे होना चाहिए ताकि पता चल सके कि इस देश के संसाधनों पर किस जाति के लोगों का कितना कब्जा है। यही सपना तो कांसीराम साहब सपना देखते थे कि देश में बहुजनों की गिनती हो और उनको उनके हक की जो देश में हिस्सेदारी है वो मिल सके। तो कांसीराम साहब की बात को वर्तमान समय में राहुल गांधी बेहतर तरीके से उठा रहे हैं, वो लोगों से रोड पर मिल रहे हैं और वो लोगों को गले से लगा करके उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं, उनके आंसू पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ मान्यवर साहब कांसीराम की वही पार्टी जिसको मान्यवर साहब कांसीराम ने बनाया और उनकी उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती 2024 के चुनाव से पहले ट्यूटर खेल रही हैं। मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन मैं पत्रकार हूँ, कवि हूँ, लेखक हूँ और अम्बेडकरवादी हूँ। अम्बेडकर और बुद्ध का जो विचार है वो तरक्की कसौटी पर घिस करके देखा जाता है। तो मेरी बात से जो लोग नाखुश हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वीडियो को छोड़ दें और अगर जो खुश हो वो अंततः इस वीडियो को देखें। मैं ना कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ ना बहुजन समाज पार्टी का प्रवक्ता हूँ, लेकिन जो भी व्यक्ति इस देश के अंदर मनुवादी सिस्टम को हराने के लिए, लोकतांत्रिक जड़ों को मजबूत करने के लिए और भारतीय संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेगा, राहुल नागपाल उसके साथ खड़ा मिलेगा। वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई और हो, चाहे मायावती हो, चाहे आकाश आनंद हो। मैं यहाँ फिर एक बात आप लोगों से कह रहा हूँ कि आज वर्तमान समय में राहुल गांधी ने जिस प्रकार से कहा कि भारत सरकार के जितने सचिव हैं उनमें कितने SC ST OBC हैं, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि इस देश की मीडिया में कितने दलित पत्रकार हैं, इस देश के संसाधनों पर कितने SC ST OBC का कब्जा है, तो ये बात मान्यवर साहब कांसीराम आज से 40 साल पहले कहा करते थे और इसी बात को कह कर के मान्यवर साहब कांसीराम ने इस देश के बहुजन समाज को इकट्ठा किया है। एक बात मैं यहाँ और बता देता हूँ 2024 के चुनाव से पहले कि जिस प्रकार से बसपा सुप्रीमो मायावती ये कह चुकी हैं कि हम अपने बल और बूते चुनाव लड़ेंगे, और ऐसा लग भी रहा है क्योंकि 17-18 तारीख में आचार संहिता लग जाएगी। और मुझे नहीं लगता है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है
और उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, उधर मायावती भी अपने प्रत्याशी घोषित जो है वो कर रही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि गठबंधन अब हो पाएगा। और अगर मायावती अपने बलबूते पर चुनाव लड़ती हैं तो समझ जाइएगा कि वो जो 5 और 7 और 8% अधिकतम वोट बहुजन समाज पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलने वाला है, उससे किसको फायदा और किसको नुकसान होगा। 8% में ये तो तय है कि बहुजन समाज पार्टी अपने सांसद, अपने जो प्रतिनिधि उनको नहीं जिता सकती है, क्योंकि वोट जीतने के लिए कम से कम 35 से 40% वोट चाहिए। तो ये वोट कटने के बाद में किस पार्टी को फायदा और किस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, और फायदा पहुंचाने से अगर सपोज करिए ये 8 और 10% इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए तो इंडिया गठबंधन सीट ज़्यादा जीतेगा, मोदी जी चुनाव हार जाएंगे। और अगर ये 8% वोट इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं मिलता है और मायावती जी अकेले दम पर चुनाव लड़ने के बाद में इस वोट को एक तरीके से मैं कहूँ कि बेकार करेंगी, तो फिर ये सीधा सीधा बीजेपी को फायदा होगा और तीसरी बार मोदी जी का आना तय है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि 2024 में मोदी का आना और मोदी का जाना मायावती जी के हाथ में है। अगर वो इंडिया गठबंधन में ससम्मान शामिल होती है और इंडिया गठबंधन उनको ससम्मान शामिल करता है तो मोदी जी का जाना तय, और अगर वो नहीं आती हैं तो मोदी जी का आना तय। तो अगर 2024 के चुनाव के बाद मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, ये तो मैं बाद में बताऊंगा 24 के रिजल्ट के बाद में कि कितनी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जीती, कितनी पर दूसरे नंबर पर रही, कितनी सीटों पर वोट काटने के बाद में बीजेपी को फायदा पहुंचा और कितने पर इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाया गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप इस बात को समझिए। मेरे पास और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन उनके अभी प्रूफ नहीं है, प्रूफ आने पर मैं साबित करूँगा, ये भी बात बताने लायक है। लेकिन मैं यहाँ एक बताता चलूँ कि अभी हम जिन लोगों की बात यहाँ कर रहे हैं उनमें महत्वपूर्ण बात यही है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी क्या करना चाहती हैं और वो ऐसा क्यों कर रही हैं, ये देश के बहुजन समाज के लोगों को सोचना और समझना चाहिए। क्या आप इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके इस देश को, संविधान को ख़त्म करवा देना चाहते हैं? क्या आप इस देश के दलितों को, पिछड़ों को इसी मनुवादी सिस्टम को मजबूत करके और ज़्यादा पिटवाना चाहते हैं? या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर जो 5 मांग उन्होंने उठाई हैं, जो काशीराम साहब का सपना था, जो डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था, डॉक्टर अम्बेडकर ने महिला कोड बिल के लिए, यानी इस देश की आधी आबादी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए उस समय कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। आज राहुल गांधी नारी न्याय की मांग कर रहे हैं, तो क्या मायावती जी नारी हैं? क्या उस न्याय के साथ में हैं? नहीं है तो क्यों नहीं है? ये बड़ी बात है। वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी के 10 के 10 सांसद बसपा को छोड़ करके जा चुके हैं, अधिकतम बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और बहन जी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। अब देखना यह है कि ऐसे में रिजल्ट किधर क्या होगा। मैं तमाम लोगों से एक बात यहाँ और कह देना चाहता हूँ कि सोचिए, जब देश आज़ाद हुआ और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हक हकूक, जो अधिकार आपको दिए, तो क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के प्रधानमंत्री थे? क्या मुख्यमंत्री थे? क्या कोई बड़े और बहुत बड़े पद पर थे? क्या ऐसा था? तो आप कहेंगे नहीं। तो फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपको तमाम हक हकूक कैसे दिलवा पाए? पहला, गांधी के साथ सीधी बातचीत करके, नेहरू से टकरा कर और अंग्रेजों के सामने अपनी डिमांड रख करके वो आपके हक हकूक को संविधान में सुनिश्चित कर पाए। उसके बाद जब सरकार बनी तो डॉक्टर अम्बेडकर को इस देश का पहला लॉ मिनिस्टर बनाया गया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो आपके लिए कर सकते थे वो उन्होंने आपके लिए किया और सरकार पर दबाव बनाया तो सरकार ने आपके लिए वो तमाम काम किए जो आपके लिए ज़रूरी थे। सोचिएगा, इस देश के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय राजीव गांधी ने खोले तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिला? तो मैं कह सकता हूं कि इस देश के SC ST OBC को मिला। इस देश के अंदर दलितों पर शोषण अत्याचार हुआ तो फिर SC ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 राजीव गांधी की सरकार ने बनाया ताकि इस देश के दलितों की सुरक्षा हो सके। इस देश के अंदर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो लाखों दलितों को नौकरियाँ मिली और जगजीवन राम जब देश के रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने रक्षा में, सेना में दलितों को एक तरफ से भर दिया। और जब वो रेल मंत्री हुई तो इंदिरा गांधी और जगजीवन राम की सरकार ने दलितों को रेलवे में भर दिया। आज जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जरा उनसे पूछिए कि आप किस सरकार में लगे थे? 8वीं 10वीं 12वीं करने के बाद में लाखों करोड़ों लोगों को नौकरियों का लाभ मिला तो शायद आप कहेंगे कि ये सब कांग्रेस की सरकार में लगे थे। जब कांग्रेस आपको दे रही थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दबाव में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए हुए हक हकूक से तो आप ले रहे थे, लेकिन जब आप लेने की स्थिति में और मांगने की स्थिति में आए तो आपने नहीं मांगा। मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूं यहाँ पर कि जब
2004 से और 2014 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने लगभग राज्यसभा लोकसभा के 40 एमपी का समर्थन कांग्रेस को किस आधार पर और किस मांग पर दिया। कहा कि बाहर से समर्थन दे रहे हैं, तो बाहर से समर्थन देने का मतलब क्या होता है। बहुजन समाज पार्टी चाहती तो इस देश में जो बैकलॉग है शेड्यूल कास्ट का, मनमोहन सिंह सरकार से वो पूरा करवा सकती थी। बहुजन समाज पार्टी चाहती तो वो निजी क्षेत्र में आरक्षण की जो मांग है उसको पूरा करवा सकती थी। बहुजन समाज पार्टी चाहती तो दलितों के, इस देश के बहुजनों के कल्याण के लिए एजेंडा सेट करके जो है वो मनमोहन सिंह सरकार से उसको करवा सकती थी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी 10 साल तक इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के 40 के लगभग राज्यसभा लोकसभा के सांसदों का मनमोहन सिंह को समर्थन देकर के सरकार चलवाती रही। लेकिन उनको अपने समाज की इतनी तक नहीं आई कि कम से कम वो समाज का कुछ उद्धार, कुछ भला, 2-4 मंत्री, 2-4 चेयरमैन, 2-4 विभाग अपने पास रख ले ताकि समाज का भला हो सके, 10-20 लाख लोगों को नौकरी मिल सके, बैकलॉग पूरा हो सके, रिजर्वेशन में प्रमोशन का मामला, निजी क्षेत्र में आरक्षण का मामला, जाति का जनगणना का मामला उठा सके। ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो देश में उन्होंने 20% मांगा था, मोदी सरकार ने 10% दे दिया है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने कहा है कि अंधभक्तों के लिए ये वीडियो नहीं है। आज मान्यवर साहब कांशीराम के जन्म दिवस पर, और मैं इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि मैं आपसे बता सकूं कि दोस्त और दुश्मन में पहचान करिए। गलत मेरा बाप भी करे तो उसका विरोध करिए, सही मेरा पड़ोसी भी करे तो उसका समर्थन करिए। यही अम्बेडकरवाद है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मुझे इस देश में, डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है कि मुझे इस देश के ब्राह्मणों से नहीं, ब्राह्मणवाद से नफरत है। इस देश के अंदर कई सैकड़ों दोस्त ब्राह्मण थे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दोस्त थे। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बिल्डिंग फंड बनाया था जिसमें लगभग 1,75,000 के आसपास चंदा आया था, उसमें 1 लाख से ज़्यादा चंदा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सवर्ण मित्रों ने दिया था। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही कहा था लखनऊ की एक जनसभा में कि आइए, जब तक इस देश में देश के दलित और वंचित समाज के लोग राजनीति में मजबूत नहीं हो जाते हैं, तब तक चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी, हमें उनके साथ गठबंधन करके अपनी राजनीति को मजबूत करना है। तो फिर ये कौन से लोग हैं जो अपने बल और बूते पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो ना कांशीराम की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और ना डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।